फ्रेंड्स, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर रखी है 9 क्लास की साइंस, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट करा दिया है और अब हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इससे पहले आपको वो 2 चैप्टर देखने हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप उसके बगल में एक बेल आइकन का बटन है, उसको हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन की स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं। तो एटम्स जो होते हैं वो एलिमेंट की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होने के कारण ये जो है फॉर्मेशन करती है एलिमेंट का। अगर एक जैसे एटम है तो एलिमेंट का फॉर्मेशन करती है, यानी एटम जो है सबसे छोटी यूनिट हो गई एलिमेंट की, और एटम से मिलके ही बनते हैं मॉलिक्यूल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इट इज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। रिएक्शन क्या होती है? अगर 2 और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो है वो बहुत टाइप की होती हैं, लाइक जो फोटोसिंथेसिस और केमिकल रिएक्शन और कंपोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये बहुत सारी रिएक्शन होती हैं। फर्दर स्टडीज़ में अपन पढ़ेंगे। लेकिन केमिकल रिएक्शन में मेन चीज़ क्या होती है कि इसमें एक तो लेफ्ट साइड में जो हम लिखते हैं वो रिएक्टेंट होता है, और जो राइट साइड में लिखते हैं वो प्रोडक्ट होता है। जो रिएक्टेंट होते हैं ए प्लस बी, यानी मान लीजिए ये ए प्लस बी है, ये 2 एटम है, सिंगल एटम। ये सिंगल एटम आपस में रिएक्ट होकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो अब जो ये केमिकल रिएक्शंस हैं, ये कुछ रूल्स, ये कुछ लॉज को जो है ओबे करती हैं। अगर ये उन लॉज को ओबे नहीं करती हैं तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं कहलाती हैं। इसलिए इन केमिकल रिएक्शंस के ओबे के लिए कुछ रूल्स या लॉज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनमें से पहला लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इनके लिए जो है एक लॉ आइडेंटिफाई किया हुआ है। उस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को सबसे पहले साइंटिस्ट लेवोसियर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया, और उन्होंने 2 लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन दिए, जिसमें से पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। हम लोग इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपने अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखी हुई होंगी, लेकिन आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया हो, और अगर ध्यान भी दिया हो तो आपको ये पता नहीं कि ये कैसे फॉर्मेशन करती हैं। देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन या फिर लॉ ऑफ केमिकल कंबाइंड में क्या होता है कि जब 2 एटम्स होते हैं आपस में, तो वो एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जो है एक ल्यूक वार्म मिल्क ले लीजिए, या फिर मिल्क, आपकी मम्मी जो है वो मिल्क लेती हैं, उस मिल्क में क्या डालती है? प्लस उसमें थोड़ा सा योगर्ट जो है वो उसमें डलता है। योगर्ट मतलब थोड़ा सा दही जो है वो उसके अंदर क्या कर देती हैं? इंसर्ट कर देती हैं। और फिर उसके बाद में जो हमें मॉर्निंग में है, हमें क्या मिलता है? कर्ड मिल जाता है। तो वो जो प्रोसेस हो रहा है वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। तो हम कह सकते हैं कि 2 रिएक्टेंट, यानी जो मिल्क और योगर्ट है, उसने मिल के एक कर्ड का फॉर्मेशन कर लिया। तो दीज आर द रिएक्टेंट एंड दीज आर प्रोडक्ट। इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। इसी तरीके से रस्टिंग प्रोसेस जो होती है, रस्टिंग यानी जो जंग लग जाना जिसे बोलते हैं मेटल के ऊपर। तो मान लीजिए एक मेटल है, उस मेटल ने किसके साथ रिएक्शन की? उसने वाटर के साथ और एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन की, एयर के साथ रिएक्शन की, और उसने क्या फॉर्मेशन कर ली? रस्ट की फॉर्मेशन कर ली। तो ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। यानी कोई भी रिएक्टेंट के एटम्स मिलके प्रोडक्ट में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट लेवेसियर एंड जोसेफ एल प्रॉस्ट ने यह एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया कि जितने भी एटम्स हैं वो जब कंबाइन करते हैं तो उनका प्रोपोर्शन जो होता है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में उतना ही होता है जितना कि रिएक्टेंट में होता है। देखिए डिटेल में समझते हैं हम। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए दिस लॉ स्टेट दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। यानी साइंटिस्ट कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन में कभी भी कोई मास जो होता है वो ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। यानी जब दो रिएक्टेंट या फिर दो एटम जब आपस में मिलकर के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो जितना मास इन रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। ना तो यहाँ पे कोई मास क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, तो यहाँ पर क्रिएट और ना ही यहाँ पर डिस्ट्रॉय होगा। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के जो दोनों के मास हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो पहला एग्जांपल है, अगर हम लोग A प्लस B लें और फॉर्मेशन हो एक मॉलिक्यूल का, दैट इज मॉलिक्यूल AB। ओके, अब जैसे मैंने फॉर एग्जांपल A जो है वो 5 ग्राम लिया हुआ है और B जो है वो 2 ग्राम लिया है। ओके, तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या हो जाएगा? 5 प्लस 2 ग्राम का एडिशन हो जाएगा। तो एडिशन में क्या बन जाएगा? 7 ग्राम। तो देखिए ज़रा, जो रिएक्टेंट में जितने ग्राम के एटम थे उतने ही ग्राम का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के अंदर बन गया। तो ये लॉ जो है फॉलो कर रहा है कौन सा? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी जो कंजर्व कर रहा है रिएक्टेंट साइड में वही प्रोडक्ट साइड में कंजर्व हुआ है। ठीक है, तो ये पहला लॉ था। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। सेकेंड एग्जाम्पल है 2H2 प्लस O2 फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2। देखिए एक्चुअल में ये देखिए रिएक्टेंट साइड है और ये क्या है? प्रोडक्ट साइड है। जो एरो के लेफ्ट साइड होती है वो रिएक्टेंट साइड कहलाती है और जो राइट साइड होती है वो प्रोडक्ट साइड कहलाती है। तो देखिए हाइड्रोजन जो है, जिस तरीके से हमारी बॉडी, देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारी बॉडी जो है वो किससे बनी है? ऑर्गन से बनी है। और हमारे ऑर्गन किससे बने हैं? यानी हम ये कह सकते हैं कि एक लिविंग बीइंग्स की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? तो स्मॉलेस्ट यूनिट उसकी सेल होती है। इसी तरीके से एलिमेंट की, मैटर की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होती है? तो वो होती है एटम। ठीक है, तो एलिमेंट जो है वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है, लाइक हमारी बॉडी जैसे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे देखो इसमें एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन जो है अगर सिंगल प्रेजेंट है, सिंगल हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे एटम। ओके, अगर ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर 2 लगा हुआ है, देखिए जो कोई भी अगर एटम है यहाँ उसके ऊपर में लगा होता है तो केमिस्ट्री में हम उसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। जिसको आप पावर बोलते हो वो सुपरस्क्रिप्ट कहलाता है। एंड जो नीचे होता है उसके पैर में लगा होता है उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ओके, तो ये कहलाता है सबस्क्रिप्ट। अब देखिए जो H2 है, उस H2 में यहाँ पर सिंगल एटम था तो इसको हमने एटम कह दिया। अब जो ये H2 है तो ये H2 क्या बन गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मिलके 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया उन्होंने, तो ये कहलाएगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एटम है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। अब कितने मॉलिक्यूल है, यानी कितने एटम ने मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया? 2 एटम ने मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया। अब कितने मॉलिक्यूल हैं तो वो हम लिखते हैं यहाँ पे, इस जगह पे, जो इसके आगे है उस जगह पे लिखते हैं। जैसे देखिए 2H2 है मान लीजिए, तो ये कितने एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बना है? 2 एटम हाइड्रोजन एटम से मिलके एक मॉलिक्यूल बना है। और कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। ओके, जैसे ऑक्सीजन का लेते हैं तो ये O2 है, तो कितने मॉलिक्यूल है? 1 मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता तो 1 होता है। ओके, समझ में आया? अब देखिए हम लोग अगर एग्जांपल लेते हैं 2H2 प्लस O2 इट गिव्स 2H2O।
ओके। तो इसमें क्या होता है कि H2O जो होता है वो कितना है यहाँ पर दो मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन के और दो मॉलिक्यूल है एक मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल जो रिएक्शन है वो बन जाएगी H2O। यानी हम अगर टोटल करके देखें तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हो गया, यहाँ पर प्लस कितने 2 है, 2 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा 4 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, तो ये है कहलाता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो मास होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब सेकंड लॉ देखते हैं। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो केमिकल सब्सटेंस हमने लिया हुआ है रिएक्टेंट साइड में, उसका प्रोपोर्शन जो होता है वो एकदम सेम होता है प्रोडक्ट साइड में जितना बनता है उसके इक्वल। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, पहले डेफिनेशन देखिए, दिस लॉ स्टेट दैट in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass। मतलब जो एलिमेंट्स हमने लिए हुए हैं रिएक्शन के अंदर वो क्या है, उनकी फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। यानी जो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो भी एलिमेंट्स हमने लिए हैं उनके प्रोपोर्शन क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन इन वन मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है वो 1:8 के फॉर्म में है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर 9 ग्राम ऑफ वाटर डिकम्पोज होगा, मतलब पूरा 9 ग्राम डिकम्पोज होगा तो उसमें कितने कितने एटम्स जो हैं वो डिकम्पोज हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो टोटल कितना हो गया, 9 ग्राम हो गया। तो यानी जो इनका प्रोपोर्शन है वो क्या होता है, डेफिनेट होता है। तो और क्लियरिटी के लिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम H2O। एक सेकेंड, इसका एग्जाम्पल लेते हैं H2O। ओके, दैट इज वाटर। क्या है ये, वाटर है ना। अब देखो वाटर जो है वो आप कहीं का भी ले लो, आप अपने घर का ले लो, टंकी का ले लो, पानी आपके आता है घर में उसका ले लो, टैंकर का ले लो, या फिर आप कहीं नदी कहीं पे भी चले जाओ, नाले में चले जाओ, वहाँ का पानी ले लो, चांद का पानी ले लो, कहीं का भी पानी ले लो। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर ले लो, बारिश का पानी ले लो, जो भी पानी लोगे वो कहीं का भी पानी हो, अमेरिका का हो, इंडिया का हो, स्विट्जरलैंड का हो, पाकिस्तान का हो, वो कहीं का भी पानी हो, ठीक है, वो पानी जो है वो फिक्स्ड प्रपोर्शन में रहता है। ठीक है, यानी H2O जो है वो हमेशा 1:8 के प्रपोर्शन में ही रहता है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन जो होता है उसका मास होता है 1। ठीक है, तो टीम 2 मॉलिक्यूल है तो इंटू 2। ओके, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन जो होता है उसका कितना होता है, 16, एक ही ऑक्सीजन है ना, तो इसका मास हो गया 2 इज इक्वल रेशो 16, ये इसका रेशो हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 1:8। ये 1:8 जो होता है ये H2O का क्या होता है, फिक्स्ड प्रपोर्शन होता है। तो अब ये H2O चाहे कहीं पे भी हो, कोई से भी फॉर्म में हो, तो H2O का जो प्रपोर्शन है वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। चाहे आप पाकिस्तान का पानी लेके आ जाओ, वहाँ का पानी भी 1:8 ही होगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखो CO2 है, CO2 का मास जो होता है वो 12 होता है ना, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 यहाँ पर 2 है। देखिए मैंने बताया था कि सिंगल हो तो सिंगल एटम, अगर वो एक और ऑक्सीजन के साथ मिलके O2 बनाता है यानी वो मॉलिक्यूल है। और कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, लेकिन एटम कितने, 2 एटम। और 1 एटम कितना मास कंडक्ट करके रखता है, 16। तो 16 इंटू कितना हो जाएगा 2, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, तो 12:32। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, 2 6 जा 2 16, 2 3 जा 2 8, तो इसका रेशो आ गया 3:8। अब जो CO2 है वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेगी आपको, 3:8 में।
ठीक है। अब चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सिंपली फॉर्म कर रहे हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग मान लीजिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है या फिर कोई कार्बन मॉलिक्यूल है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, तो वहाँ जो CO2 फॉर्म हो रही है उन सब का फॉर्मेशन जो है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होगा, वो 3:8 में ही बनेंगे। चाहे किसी भी तरीके से CO2 फॉर्म कर रही है लेकिन फॉर्मेशन इसकी प्रपोर्शन जो है वो सेम होगा। अगर स्टूडेंट्स प्रपोर्शन सेम ना हो तो वो मॉलिक्यूल ही बदल जाता है, यानी अगर वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो 1:8 में ना हो, फिक्स्ड प्रपोर्शन में ना हो, तो वो कुछ और बन जाएगा, जैसे H2O2 बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है जो वाटर से बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो इस तरीके से जब इनका प्रपोर्शन बदल जाएगा तो वो मॉलिक्यूल भी बदल जाएगा। इसलिए कहीं पे भी जो मॉलिक्यूल होता है उसका प्रपोर्शन जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए। तो यही था सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड लॉ था लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रपोर्शन। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, हमने दो लॉज के बारे में पढ़ लिया है। अब ये दो लॉज जो हैं वो सारी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो फॉलो करती हैं। अगर ये फॉलो नहीं करेंगी तो वो केमिकल रिएक्शन ही नहीं कहलाएंगी। ओके, नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम की सबसे पहले डिस्कवरी की थी, तो उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, यानी कुछ सिद्धांत दिए थे। तो उन्होंने बताया था कि एटम क्या है आखिर में। तो हमने जो सबसे पहले जो डिस्क्राइब किया था एटम को, वो डाल्टन ने ही किया था। तो कुछ उनके सिद्धांत थे, पोस्टुलेट्स थे, उन पोस्टुलेट्स को हमें पढ़ना है। तो देखिए, डाल्टन प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट्स। उन्हें एटॉमिक थ्योरी को बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करके एक्सप्लेन किया। द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोइंग। क्या क्या पोस्टुलेट्स थे? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये हमें पता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं या मैटर जो होते हैं वो एक सिंगल यूनिट से बनते हैं, लाइक द एटम। ओके, ये क्या है? एटम्स हैं। तो ये जो एटम्स होते हैं ये इतने टाइनी होते हैं, टाइनी का मतलब होता है बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको मिलाकर के हम लोग क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। तो टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। सेकंड क्या है? एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। जो एटम होता है वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, बट वो पूरे मैटर में जो है ना तो एटम कभी अचानक से क्रिएट हो जाएगा और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। यानी जितना एलिमेंट हमने लिया है उसमें जितने एटम प्रेजेंट हैं वो उतने ही एटम रहेंगे, ना तो क्रिएट होंगे और ना ही डिस्ट्रॉय होंगे। ये था सेकेंड पोस्टुलेट। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट देखिए, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, कोई एलिमेंट अगर हमने लिया हुआ है तो उसमें जो एटम्स होते हैं उनकी आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर आयरन का ये एलिमेंट लिया हुआ है, तो यहाँ पर ये सारे एटम जो हैं वो किसके हैं? आयरन के ही हैं। तो इस आयरन के एटम की प्रॉपर्टी अलग होगी और इस आयरन की प्रॉपर्टी जो है वो अलग होगी, ऐसा नहीं होता है। इस भी एटम की जो प्रॉपर्टी होगी वही इस एटम की। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑल एटम्स जो है वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज दर्शाएंगे और उनका आइडेंटिकल मास होगा एक एलिमेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर कोई डिफरेंट एलिमेंट्स है, मान लीजिए कोई अलग हमने एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है, तो हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्वाइट ऑब्वियस कि हमने अगर एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट को मिक्स किया है, यानी हमने अलॉय का फॉर्मेशन किया है, तो इस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो इस एलिमेंट से क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट पोस्टुलेट्स एटम कंबाइंड इन अ रेशियो ऑफ ए स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। जब एटम जो है आपस में जुड़ते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अगर मिलेगा तो क्या बनाएगा? 2H2O बनाएगा। तो ये क्या है? ये एटम्स हैं।
है ना, और एटम्स ने क्या मिलके बनाया, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, मतलब जो कंपाउंड दिया हुआ है उसमें एटम्स जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, ना तो नाइदर भी क्रिएटेड एंड नॉर भी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब कि उनके जो रिलेटिव नंबर है, यानी रिएक्टेंट साइड में जितने एटम्स कंबाइन किए गए हैं प्रोडक्ट में, उनका उतना ही फॉर्मेशन होगा। तो ये जो डाल्टन के थे, ये 6 पोस्टुलेट्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स, इनको आप बिल्कुल लर्न कीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं पोस्टुलेट्स के लिए। और आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट एटम एंड मॉलिक्यूल की स्टडी करेंगे डिटेल में। तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और स्टूडेंट्स हैप्पी रहिए एंड थैंक यू, बाय बाय।